हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र। विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसे हम लोग संपूर्ण हल एवं व्याख्या सहित आदर्श उत्तर पत्रक देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉनसन का, एडम्स का, बी.एस. ब्लूम का, जॉन डीवी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षण जो होता है त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है, जिसमें होता है शिक्षक होता है, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम माने जाते हैं। और एडम्स ने कहा है कि एडम्स जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है। एडम्स ने उसने कहा कि सिर्फ शिक्षक होता है और एक छात्र सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? प्रश्न संख्या है दूसरा, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? ऑप्शन है टीपी नन ने, स्पेंसर ने, जॉन लॉक ने, आदि शंकराचार्य ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षा का अर्थ जो है संपूर्ण जीवन की तैयारी है। प्रश्न संख्या है तीसरा, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय क्या है? ऑप्शन है सामान्य, दूसरा ऑप्शन है असामान्य, तीसरा है उपयोगी, चौथा है आदान प्रदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना या साझा करना। प्रश्न संख्या है चौथा, संप्रेषण के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन है संदेश, माध्यम, स्रोत जिसे प्रेषक भी कहते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संप्रेषण के मुख्य तत्व जो है संदेश भी होता है, माध्यम भी होता है, स्रोत भी होता है। प्रश्न संख्या है पांचवा, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है पुनर्बलन सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर, तीसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांत पर, चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या है छठा, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा है अरस्तु, चौथा है जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक जो है सुकरात है। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या है सातवां, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। तो निदान की प्रक्रिया से क्या संपादित होता है? ऑप्शन है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या की समाधान, और तीसरा है समस्या की आवश्यकता, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निदान की प्रक्रिया से जो है समस्या की पहचान की जाती है और उपचार की प्रक्रिया से समस्या का समाधान किया जाता है। प्रश्न संख्या है आठवां, सूक्ष्म शिक्षण निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? ऑप्शन है सूक्ष्म समय, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म कक्षा का, तीसरा है बृहद पाठ्य वस्तु, चौथा है अभ्यास आधारित शिक्षा। तो इसका सही सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य सामग्री को अत्यंत छोटा सूक्ष्म रखा जाता है, बृहद नहीं। तो इसका आंसर यह हो जाएगा बृहद पाठ्य वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या है नौवां, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है हर्बर्ट ने, दूसरा ऑप्शन मोंटेसरी ने, तीसरा है फ्रोवेल ने, चौथा है फ्रैंकलिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा जो है फ्रोवेल ने दी है। किंडरगार्टन पद्धति में फ्रोवेल ने विद्यालय को बगीचा और छात्र को पौधा और शिक्षक को माली माना। प्रश्न संख्या 10, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो व्याख्यान विधि में छात्र कैसे बने रहते हैं? सक्रिय, निष्क्रिय, उत्साही या क्रियाशील? तो व्याख्यान विधि में जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय बने होते हैं,
क्योंकि शिक्षक जो है व्याख्या करता है, छात्र जो है केवल सुनता है, जिससे छात्र क्या होता है, निष्क्रिय होता है। प्रश्न संख्या है 11, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कैसी थी? पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित थी। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य संबंध होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य संबंध किससे होता है? पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, श्रृंखलाबद्धता से, विषय वस्तु से। तो इसका सही आंसर है, प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य संबंध जो है पूर्व ज्ञान से होता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन है समूह कार्य द्वारा, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान द्वारा, तीसरा है कहानी द्वारा, चौथा है प्रश्नोत्तर द्वारा। तो इसका सही आंसर है, बच्चों में जो है कल्पना शक्ति का विकास कहानी द्वारा किया जाता है। जब हम उन्हें कहानी बताएंगे तो उसके बारे में वो चिंतन करेंगे, जिससे कल्पना शक्ति का विकास होगा। प्रश्न संख्या है 14, पाठ के प्रमुख तत्व को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है चयन का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा है आवृत्ति का सिद्धांत और चौथा है नियोजन का सिद्धांत। तो पाठ को बार बार दोहराना या किसी पाठ के प्रमुख तत्व को बार बार दोहराना जो है आवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 15, बहुविकल्पी का आखिरी क्वेश्चन है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है किसका? समय का सदुपयोग, दूसरा है मनोरंजकता, तीसरा है बौद्धिकता या फिर निरीक्षण या अवलोकन क्षमता का। तो पर्यटन विधि से जो छात्रों में विकास होता है निरीक्षण और अवलोकन क्षमता का। पर्यटन से छात्र प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण करना सीखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। शिक्षा में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? उत्तर है, प्रश्नोत्तर प्रविधि से छात्रों में जिज्ञासा एवं चिंतन शक्ति जागृत होती है। यह छात्रों को कक्षा में सक्रिय रखती है तथा शिक्षक को छात्र के ज्ञान का स्तर के मूल्यांकन करने में। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। उत्तर है, जब संसाधनों की कमी या शिक्षक के अभाव के कारण एक ही कमरे में विभिन्न कक्षाओं या स्तरों के बालकों को एक ही शिक्षक द्वारा एक ही साथ बिठाकर शिक्षण कार्य कराया जाता है, उसे ही बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहते हैं। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण उसे कहते हैं जब संसाधनों की कमी या शिक्षक का अभाव होता है और एक ही कमरे में दूसरे कक्षाओं के यानी अनेक प्रकार की कक्षाओं को एक साथ बिठाकर शिक्षण कार्य कराया जाता है, उसे ही बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहते हैं। संप्रेषण की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, संप्रेषण की 4 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है, संप्रेषण एक द्विमार्गी परस्पर प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है, इसमें विचारों, भाव एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तीसरा है, संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का होना अनिवार्य है। चौथा है, संप्रेषण का एक निश्चित उद्देश्य और साझा संदर्भ होता है। प्रश्न संख्या है 19, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? उत्तर है, वह शिक्षा व्यवस्था जिसमें बालक की रुचि, क्षमता, मानसिक स्तर एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है, उसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसमें बालक मुख्य केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न संख्या है 20, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशलों के विकास में एक लघु सरलीकृत तकनीक है जिसमें छोटी 5 से 10 छात्र कम समय 5 से 10 मिनट तथा एक समय में केवल एक ही विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। प्रश्न संख्या है 21, शिक्षण सहायक सामग्री जिसे TLM भी कहते हैं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है?
तो टीएलएम को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में आता है श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल और मानचित्र। दूसरा है श्रव्य सामग्री, जिसे सुना जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और नाटक। पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है पुनर्बलन वह बाह्य या आंतरिक उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया व्यवहार के बार बार दोहराए जाने की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे उदाहरण में शाबाश और पुरस्कार देना, शाबाशी देना और पुरस्कार देना। प्रश्न संख्या है 23। अनुदेशन से क्या आशा है, समझाइए। अनुदेशन से तात्पर्य सूचनाओं एवं ज्ञान को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने की सुनियोजित व्यवस्था से है। अनुदेशन शिक्षण का एक भाग है जो मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में बल देता है, जिसमें आमने सामने होना अनिवार्य नहीं होता है। शिक्षा के अभिप्रेरणा सिद्धांत से क्या समझते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों में सीखने के प्रति रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करने के लिए उन्हें आंतरिक या बाह्य रूप से प्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 25। प्रश्नकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। उत्तर है प्रश्नों की स्पष्टता एवं प्रासंगिकता। प्रश्न विषय से संबंधित और सरल भाषा में होने चाहिए। दूसरा है उचित स्वर एवं गति। प्रश्न पूछते समय आवाज का उतार चढ़ाव और गति संतुलित होनी चाहिए। प्रश्न संख्या है 26। एलन और रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है? ड्वाइट एलन और केविन रियान ने कुल 14 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 27। प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय से शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर है प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे व्यवहारिक विषयों के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। प्रश्न संख्या है 28। अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। उत्तर है किसी निश्चित कक्षा या स्तर के बालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निश्चित न्यूनतम दक्षता ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले। इसी निर्धारित दक्षता स्तर को अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे कक्षा 1 के बालक को 1 से लेकर 100 तक की गिनती आनी चाहिए। दूसरा है आ से लेकर ज्ञ तक आना चाहिए और ए से लेकर जेड तक उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। इस उम्र के बच्चे को यही है अपेक्षित अधिगम स्तर। प्रश्न संख्या है 29। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के प्रमुख 2 दोष बताइए। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या दोष होते हैं? पहला दोष है इसमें छात्र जो है निष्क्रिय यानी श्रोता बने रहते हैं, इससे उनकी रचनात्मकता दब जाती है। दूसरा है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा बालकों की रुचियों की अपेक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 30। अति लघु उत्तरी का आखिरी क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रखरखाव में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर है टीएलएम में नमी, धूल एवं कीड़ों से सुरक्षित सूखा स्थान पर रखना चाहिए। उपयोग के बाद उन्हें व्यवस्थित ट्रंक अलमारी में रखना चाहिए तथा टूट फूट होने से तुरंत मरम्मत कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम सिद्धांत के 2023 प्रश्न पत्र के लघु उत्तरी प्रश्न को।